आ जाओ खटाखट खत्म करें टॉपिक, आ जाओ आ जाओ। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। आप लोग आ गए? गुड गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, लास्ट टर्न पे पहले जो पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन, ले लेते हैं। लास्ट टर्न के क्लास का क्विक रिवीजन जल्दी से। लेट अस स्टार्ट द लास्ट टर्न क्विक रिवीजन टॉपिक। ओके बेटा, बोर्ड पर देखो। अभी बात कर रहे हैं लास्ट टर्न की। तो लास्ट टर्न पर हमने जो पढ़ा 1 तारीख को, वो देखो यार, ये पढ़ा था। जल्दी से देखें लास्ट टर्न पर अपन ने क्या पढ़ा था, जल्दी से समझो व्हाट वी हैव स्टडीड ऑन लास्ट टर्न। चलिए, लास्ट टर्न पर हमने पढ़ा, 5 मिनट में कोई रिवीजन लास्ट टर्न का कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे साहब। सबसे पहले लास्ट टर्न पर हमने पढ़ा होगा फोर्स। ये फोर्स की बात की थी लास्ट टर्न पर, मुझे याद आ गया, फोर्स की बात की थी हमने लास्ट टर्न पर। पढ़ा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा। अपन ने ये देखा यार। फिर अपन ने देखा कि जब इसको परपेंडिकुलर रखते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं, एंगल 90 डिग्री होता है, तब हमारा फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, BIL साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BIL। अगर हमने इसको पैरेलल रख दिया, उसी डायरेक्शन में रख दिया जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है यार। ये अपन ने लास्ट टाइम पर पढ़ा था, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर हमने पढ़ा कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो डायरेक्शन देता है फोर्स का। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल मैं आपको याद दिला देता हूँ शॉर्ट में। जो हमारा फ्लेमिंग था उसका जो लेफ्ट हैंड रूल था, वो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कहता है, अगर हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की बात कर लें तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड ले लें, ऐसे ले लें लेफ्ट हैंड, और इसकी सेंट्रल फिंगर, इसका ये 4 फिंगर और थंब परपेंडिकुलर हैं, तो सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन देता है, 4 फिंगर अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, तो थंब जो है वो हमारा फोर्स का डायरेक्शन देगा। ये अपन ने लास्ट टर्न पर पढ़ा था। इसके बाद अपन ने लास्ट टर्न पर पढ़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का 2 तरह के करंट होते हैं, एक AC करंट और एक DC करंट। ये जो डायरेक्ट करंट होता है, दूसरा हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। हमारे घर में AC करंट आता है, ये बताया था। अब ये 2 फिगर आपको समझाए थे लास्ट टर्न पर कि अगर करंट इधर है और टाइम इधर है और ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है ग्राफ, इसका मतलब करंट की वैल्यू ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा और ना डायरेक्शन चेंज हो रही, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा ना डायरेक्शन चेंज हो रही, तो इसको हम लोग कहते हैं DC, डायरेक्ट करंट। इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं AC, ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर हमने पढ़ा हमारे हिंदुस्तान में जो करंट आता है घरों में, वो AC आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है, ध्यान रखना, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है, और 220 वोल्ट का AC आता है। फिर हमने पढ़ा कि ये कुछ डिवाइस होती हैं जो AC को DC में कन्वर्ट करती है, वो रेक्टिफायर होती है, और जो DC को AC में कन्वर्ट करती है वो होती है इन्वर्टर। और DC मिलता है सेल से या बैटरी से, AC मिलता है जनरेटर या MPV से। फिर हमने पढ़ा कि AC बहुत अच्छा है क्योंकि ये सस्ता है, इजीली कन्वर्ट हो जाता है DC में, AC ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट हो सकता है। फिर हमने पढ़ा जो DC है वो कॉस्टली होता है, ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं होता। फिर हमने पढ़ा फ्यूज़ वायर या MCV एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे घर की चीज़ों को बचाती है। ये सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे घर की चीज़ों को क्या करती है, बचाती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाती है ड्यू टू हैवी करंट। जब हैवी करंट आ जाता है उसके कारण इन डिवाइसेस को ये बचाती है। फ्यूज़ वायर को हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं, ये पढ़ा था। 10 एम्पियर का फ्यूज़ वायर है, इसका मतलब ये है कि इट विल अलाउ 10 एम्पियर ऑफ करंट टू पास, इफ द करंट इज मोर देन 10 एम्पियर देन इट विल नॉट अलाउ टू पास, ये हमने पढ़ा। फ्यूज़ वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, लेड टिन अलॉय का बनता है 50-50%, ये हमने पढ़ा। फ्यूज़ वायर हमेशा सीरीज़ में लगता है। इतनी बातें मैंने आपसे
लास्ट टर्न पर की। तो आपने देखा एक बहुत ही 7.5 मिनट के अंदर हमने लास्ट टर्न का पूरा रिवीजन कर लिया। तो 7.5 मिनट्स के अंदर हमने सारा का सारा रिवीजन कर लिया लास्ट टर्न पर। और अब हम बात करेंगे आज की। आज हम क्या करने जा रहे हैं साहब? आज की बातचीत करनी है, आज की बातचीत हमें सीखनी है। आज हम क्या बातचीत करने जा रहे हैं वो देखना है। चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, जल्दी से समझें। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूज के बाद शॉर्ट सर्किटिंग। तो हेडिंग डाल दो, आज का पहला टॉपिक शॉर्ट सर्किटिंग। जल्दी से हेडिंग डाल दो, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है हमें ये देखना है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड शॉर्ट सर्किटिंग? बोर्ड पर देखेंगे शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है। बोर्ड पर ध्यान देंगे कि क्या हो रहा है। देखो यार, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देख रहे हो तो ये आग सी लग रही है। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये क्या हो रहा है, आग लग रही है। शॉर्ट सर्किटिंग का बेसिक मतलब क्या होता है पहले वो समझ लें। हमारे घर में दो वायर आते हैं, जैसे हमारे घर में जो ये दो वायर्स आते हैं, देखो ये दो वायर होते हैं। एक होता है लाइव वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। एक होता है लाइव वायर और दूसरा कौन सा वायर होता है, न्यूट्रल वायर। तो हमारे घर में जो भी वायर्स आते हैं, दो तरह के वायर आते हैं। अगर आप देखोगे दो तार हम लगाते हैं हमेशा। प्लग के अंदर हम कितने तार लगाते हैं, दो तार लगाते हैं। एक तार को बोलते हैं लाइव वायर और दूसरे वाले तार को बोलते हैं न्यूट्रल। किसी भी कारण से ये दोनों तार मिल जाएं, किसी भी कारण से ये दोनों तार मिल जाएं तो हम कहेंगे शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। फॉर एनी रीज़न, किसी भी कारण से अगर ये दोनों तार मिल जाते हैं तो हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। तो शॉर्ट सर्किटिंग का आज से अगर हमसे कोई मतलब पूछेगा तो हमें बोलना पड़ेगा शॉर्ट सर्किटिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि फॉर एनी रीज़न, कोई भी कारण हो, दो तार आपस में मिल जाएं। कौन कौन से दो तार मिल जाएं? एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर जब आपस में मिल जाते हैं तो हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग हुआ। तो हम कहेंगे कि क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग जब होता है, जब दो तार आपस में मिल जाते हैं और शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है तो उस समय पर रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। मेरी बात समझना, उस समय पर क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत लो हो जाती है। जब जब शॉर्ट सर्किटिंग होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बहुत कम हो जाएगी तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बात को समझो। और उस करंट के ज़्यादा होने से तुरंत आग लग सकती है। मैं इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, बोर्ड पर देखेंगे कि क्या होता है शॉर्ट सर्किटिंग के टाइम पर। तो अभी तो फिलहाल आप हेडिंग डाल दो शॉर्ट सर्किटिंग, फिर मैं आपसे जल्दी से चर्चा करूँगा शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में। अभी तो हेडिंग डाल दीजिए जल्दी से शॉर्ट सर्किटिंग, फिर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट सर्किटिंग समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि शॉर्ट सर्किटिंग नाम की जो चीज़ है वो क्या है। तो अपन जल्दी से शॉर्ट हेडिंग डाल दो जल्दी से कॉपी में, शॉर्ट सर्किटिंग फास्ट, SHORTING, शॉर्ट सर्किटिंग हेडिंग डाल दीजिए। और हेडिंग डालने के बाद शॉर्ट सर्किटिंग के बाद बोर्ड पर देखना शुरू करें। हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सर्किटिंग की। तो बोर्ड पर देखो क्या होता है शॉर्ट सर्किटिंग, ध्यान से देखना यार। शॉर्ट SHORT, शॉर्ट सर्किटिंग, ये पढ़ना है। शॉर्ट सर्किटिंग, हमारे घर में दो तार आते हैं। मेरी बात सुनो। एक तार आता है जिसको कहते हैं हम लाइव वायर, लाइव वायर, इस तार को कहते हैं लाइव वायर। और दूसरा तार आता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल वायर। जनरली जो लाइव वायर होता है वो होता है लाल रंग का, लाइव वायर, लाइव। और जो न्यूट्रल वायर होता है वो होता है नीले रंग का, न्यूट्रल वायर। अब किसी भी कारण से, फॉर एनी रीजन, रीजन कुछ भी हो सकता है, फॉर एनी रीजन, सुनते चलना, फॉर एनी रीजन, रीजन कुछ भी हो सकता है। अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो समझ लो। पहला कारण ये है कि ये तार है, इसका जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन जानते हो, ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ी होती है, इसके ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ी होती है
वो खराब क्वालिटी की हो जिससे हट जाए, और हट जाए तो इसके अंदर का तार और इसके अंदर तार का मिल जाएगा, एक तार तो एक कारण ही हो सकता है। तो फॉर एनी रीजन कि मान लो ये दोनों वायर मिल गए, कौन कौन से वायर मिल गए, फॉर एनी रीजन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, सुनते चलना, फॉर एनी रीजन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर मीट्स, मिल जाते हैं, मीट्स, देन क्या होता है, रेजिस्टेंस नियरली जीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में, नियरली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब आपको याद हो जो करंट होता था वो V अपॉन R होता था ओम्स लॉ से, अब रेजिस्टेंस हो गया जीरो, मैथ समझो जरा, रेजिस्टेंस हो गया जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो मतलब इनफाइनाइट, एनीथिंग अपॉन जीरो मतलब इनफाइनाइट, तो करंट इनफाइनाइट हो जाता है। एनीथिंग अपॉन जीरो मतलब इनफाइनाइट, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, और करंट इनफाइनाइट तो आपको याद हो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो हीट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होती है, मैंने हिंदी में लिख दिया ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है तो फायर, आग लग सकती है, यू कैन सी फायर कैन बी देयर, एक्सीडेंट कैन टेक्स प्लेस, और आपने ऐसा न्यूज़पेपर में या टीवी न्यूज़ पर देखा होगा कईयों बार, वहाँ ऐसा आता है कि शॉर्ट सर्किटिंग हो गया और आग लग गई, ऐसा आता। अभी आपको एक हादसा याद हो ग्वालियर का, बहुत ही हृदय विद्रक हादसा हुआ था, बहुत ही खतरनाक एक हादसा हुआ था आज से करीब 1-2 महीने पहले। ये बिजली घर है यहाँ पर हाई कोर्ट पर, रोशनी घर, वहाँ पर आग लगने से, शॉर्ट सर्किटिंग की आग थी केवल वो, वहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके आग लगने से अगर आपको याद है, मुझे कहने में भी बड़ा बुरा एहसास होता है, 7 लोग जिंदा जल गए थे, कितना खतरनाक हादसा था। तो शॉर्ट सर्किटिंग में क्या है कि दो तार अगर किसी भी कारण से मिल जाते हैं तो उस समय फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस वहां जीरो हो जाता है, और रेजिस्टेंस वहां जीरो हो जाता है तो करंट इनफाइनाइट हो जाता है, और करंट इनफाइनाइट हो जाता है तो आग लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। तो लिखो शॉर्ट सर्किटिंग, हेडिंग डालो, मैं समझा रहा हूं, लिखें शॉर्ट सर्किटिंग, लिखें शॉर्ट सर्किटिंग की डेफिनेशन लिखिए जल्दी से, लिखो शॉर्ट सर्किटिंग ऑकर्स, लिखो शॉर्ट सर्किटिंग ऑकर्स व्हेन, शॉर्ट सर्किटिंग ऑकर्स व्हेन फॉर एनी रीजन, शॉर्ट सर्किटिंग ऑकर्स व्हेन फॉर एनी रीजन लाइव वायर, short circuiting occurs when for any reason live wire and neutral wire, short circuiting occurs when for any reason live wire and neutral wire, live wire and neutral wire meets each other, meets each other. तो शॉर्ट सर्किटिंग ऑकर्स व्हेन फॉर एनी रीजन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर मीट्स फॉर एनी रीजन, मीट्स फॉर एनी रीजन। बात समझ में आ गया? लिखो एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, ऐसा लिखो, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग के टाइम पर क्या होता है, लिखिए एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, ऐसा लिखिए एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, ये लिखा है बोर्ड पर, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो, रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो, रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो, एंड लिखो I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R, हेंस I इज इक्वल टू V अपॉन R, हेंस current becomes infinite, I is equal to V upon R, hence current becomes infinite, करंट जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, करंट बिकम्स इनफाइनाइट, thus
large amount of heat is produced, thus large amount of heat is produced thus large amount of heat is produced large amount of heat is produced and it may cause accident and it may cause क्या एक्सीडेंट और एक्सीडेंट तक हो सकता है इट मे कॉज क्या एक्सीडेंट। तो इतनी बातें आपको मेरी समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और आप देखो यार शॉर्ट सर्किटिंग का एक आपको नमूना यहाँ दिखा रहा हूँ, जस्ट चेक द शॉर्ट सर्किटिंग का एक नमूना देखने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है शॉर्ट सर्किटिंग के टाइम पर। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि शॉर्ट सर्किटिंग के एक नमूने में आग लग गई। इस फिगर को ध्यान से देखो और 1 मिनट जल्दी से इस फिगर को देखो, फिर मैं बात करता हूँ। बेटा 1 मिनट, 1 मिनट में आ रहा हूँ वापस, 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट का मुझे समय दे दो, 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ। एक बार में 50,000 ही ट्रांसफर होते हैं अभी IMPS से, तो मैंने 50,000 ट्रांसफर कर दिया, कोई इशू नहीं, तो होते ही उतने ना, उससे होते नहीं इमीडिएट ट्रांसफर। और इसको कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक ठीक ठीक। चलिए यार, तो जो बातचीत मैं आपसे कर रहा था उस पर वापस आ रहा हूं। तो यहाँ आप देखोगे कि आपको एक शॉर्ट सर्किटिंग का फिगर मैंने दिखाने की कोशिश की और इससे हुआ क्या, आग तक लग गई। एक फिगर में और दिखाता हूं आपको शॉर्ट सर्किटिंग का, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट सर्किटिंग कितनी खतरनाक चीज है। ध्यान से देखेंगे उस दूसरे फिगर को शॉर्ट सर्किटिंग के।
दूसरा फिगर जो शॉर्ट सर्किटिंग का है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो यार क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से देखना। ये दो वायर आपस में मिल गए, ये दो वायर जो है वो आपस में क्या हो रहा है, मिल रहे हैं। तो जैसे ही ये दो वायर आपस में मिले यहां पर आग लग गई, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक का नाम अपना कौन सा था, शॉर्ट सर्किटिंग था। तो हमने कोशिश की कि शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है, ये बात आपके दिमाग में फीड हो गई होगी। अब दूसरा टॉपिक जो आज का है वो है ओवरलोडिंग। OVER, ओवर लोडिंग, LOADING, ओवरलोडिंग। तो आप फटाफट हेडिंग डाल दीजिए ओवरलोडिंग। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं बोर्ड पर ओवरलोडिंग की, जिससे क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो टॉपिक है दूसरा, उस टॉपिक का नाम क्या है, ओवरलोडिंग। OVER, ओवरलोडिंग, LOADING, ओवरलोडिंग। जैसे मैं शब्द बोलता हूं ओवरलोडिंग तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है। जैसे ही मैंने किसी बच्चे को बोला अरे यार वो गाड़ी ओवरलोड हो गई, तो उसके दिमाग में तुरंत एक फिगर बनता है, अरे यार गाड़ी ओवरलोड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उनके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज आएगी। देखो ये है सा, हमने बोला ओवरलोड हो गई गाड़ी, तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन आ गया कि एक गाड़ी पर इतनी सारी चीजें। आप इमेजिन कर पा रहे हैं ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ। हमने बोला ओवरलोडिंग तो आपके दिमाग में आ गया कि एक ऐसा फिगर जिसमें इसको ओवरलोडिंग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसको हम जनरल भाषा में ओवरलोडिंग कहते हैं। जनरल भाषा में मतलब एक स्कूटर पे मान लो 10 लोग बैठ के जा रहे हैं तो ओवरलोड हो गया ना स्कूटर। स्कूटर बना कितने लोगों को बैठने के लिए, 2 लोगों के लिए, और आपने उस पर 10 लोग बैठा लिए तो स्कूटर ओवरलोड हुआ कि नहीं हुआ, हो बिल्कुल हो गया, ऑब्वियस है स्कूटर ओवरलोड हो गया। एक कार है वो 4 लोगों के बैठने के लिए, आपने उसे 20 लोग घुसाड़ लिए तो हम क्या कहेंगे, कार ओवरलोड हो गई। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये बताओ फिजिक्स में ओवरलोडिंग से क्या मतलब है। तो जरा बोर्ड पर देखो फिजिक्स में ओवरलोडिंग से क्या मतलब है। बोर्ड पर देखो बेचारा एक प्लग, ये एक छोटा सा प्लग था यहाँ पर, अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर एक प्लग है। यहाँ पर मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, बोर्ड पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना यार। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये वाला बॉक्स, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा करते हैं। ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ये कायदे से एक उसको लगाने के लिए है, और हमने यहां पर क्या किया, ढेर सारे प्लग लगा दिए। हमने यहां पर क्या किया, ढेर सारे क्या लगा दिए, प्लग लगा दिए। और कायदा कहता है कि एक प्लग लगाओ, देखो कितने, तो ये ओवरलोड हो गया। हम घर में भी ऐसी गलती करते हैं कि एक प्लग है और एक टी ले आते हैं, टी पॉइंट ऑफ व्यू से ले आते हैं, उसमें लगे 4-5 प्लग, 10-15 प्लग ठोक देते हैं। तो अब बेचारा इससे 5 एम्पियर करंट चाहिए था, अब ये भी करंट ले रहा है, ये भी करंट ले रहा है, ये भी करंट ले रहा है, ये भी, तो ये क्या हो गया, ओवरलोड नहीं हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं। मैं दूसरा एक और फिगर दिखाता हूं आपको ओवरलोडिंग का, तो आपको उससे और क्लियर होगा कि ओवरलोडिंग का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक और फिगर देखो यार, इस फिगर को देखो ध्यान से, ये आपको देखेगा कैसे ओवरलोडिंग हो रही है। देखो जरा ध्यान से, आप देखो ये जो बेचारा एक सेफ्टी डिवाइस, यहां पर एक प्लग है, इसमें इतने सारे प्लग हमने जोड़ दिए, इतने सारे ढेर हमने प्लग क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तो ये क्या हो गया, ओवरलोड हो गया। अब मुझे बताओ, एक प्लग से आप लगातार बहुत ज़्यादा करंट लेते जा रहे हो, ढेर सारा करंट चूसते जा रहे हो उससे, तो क्या होने वाला है, वो हीट डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, हीट डेवलप करेगा। मेरी बात को समझना। तो यहां पर मे बी पॉसिबल कि ढेर सारी हीट जो है वो डेवलप हो जाए। अब यहां पर जब ढेर सारी हीट डेवलप होगी तो उस हीट के कारण ये वायर मेल्ट हो सकते हैं।
मेरी बात समझो, इस हीट के कारण ये वायर क्या हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं, और इस हीट के कारण अगर वायर मेल्ट हो गए तो वो दोनों वायर आपस में मिल सकते हैं, तो दोबारा से शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। तो ओवरलोडिंग भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, किसका, शॉर्ट सर्किटिंग का। इसीलिए कहते हैं कि हमें ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए, इसीलिए क्या कहते हैं कि हमें ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया ओवरलोडिंग। लिखो इन ओवरलोडिंग, ऐसा लिखो, इन ओवरलोडिंग व्हेन too many electrical appliances, in overloading when too many electrical appliances, too many मतलब बहुत ज़्यादा, in overloading when too many electrical appliances of high power are switched on, मेरी बात समझना, in overloading when too many electrical appliances of high power are switched on, in overloading when too many electrical appliances of high power are switched on at the same time, एक ही टाइम पर। In overloading when too many electrical appliances of high power are switched on at the same time, comma, they draw large current from the circuit, they draw large current from the circuit, they draw large current from the circuit। बात समझो, तो in overloading when too many electrical appliances of high power are switched on at the same time, they draw large current from the circuit। For example AC, electric heater, electric iron, फॉर एग्जाम्पल AC है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर, टेबल फैन, एसेट्रा, टोस्टर है, टेबल फैन है, एसेट्रा, आर ऑपरेटेड एट द सेम टाइम। मान लो इन सबको एक साथ ऑपरेट कर दें, आर ऑपरेटेड एट द सेम टाइम, are operated at the same time, then this is overloading। तो इसको ओवरलोडिंग कहते हैं, then this is overloading, full stop, then this is overloading, full stop। and due to overloading, overloading के कारण क्या होगा, लिखो, due to overloading heat is produced due to overloading, ऐसी ओवरलोडिंग के कारण हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ड्यू टू ओवरलोडिंग हीट इज प्रोड्यूस्ड, विच में कॉजेज शॉर्ट सर्किटिंग, जो कॉज कर सकती है शॉर्ट सर्किटिंग। तो ओवरलोडिंग से भी हीट आ रही है और गलती से कहीं उससे शॉर्ट सर्किट हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, विच में कॉज शॉर्ट सर्किटिंग। तो ओवरलोडिंग में भी शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, ये बात आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर हो गया। अब जो टॉपिक है वो टॉपिक है अर्थिंग, EARTHING। अब आप लिखो टॉपिक अर्थिंग, EARTHING, ये नया टॉपिक अर्थिंग क्या होता है साहब। अभी हमने पढ़ा ओवरलोडिंग, अब हम पढ़ रहे हैं अर्थिंग। अर्थिंग नाम की जो चीज है ये क्या होती है, और इससे पहले हमने कौन सी चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ी ओवरलोडिंग, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं अर्थिंग पढ़ रहे हैं। अब ये अर्थिंग क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको बोर्ड पर, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो कि अर्थिंग क्या चीज है। देखो यार क्या होता है, कई बार आपने ऐसा सुना होगा घर में कि आप किसी मेटेलिक अप्लायंसेस को पकड़ते हैं, मेटेलिक अप्लायंसेस मतलब लोहे की अप्लायंसेस, मतलब जिससे मेटल हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में कूलर चल रहा है, कूलर होता है, सभी के घर में कूलर होता है, लोहे का होता है कूलर, और बढ़िया कूलर चल रहा है। आप कहीं बाहर से आए और आप कूलर से ऐसे टिक के खड़े हो गए, ये कूलर ऐसा वैसे टिक के खड़े हो गए। तो जैसे ही आप कूलर से ऐसे टिक्के खड़े होते हैं सडनली और जर्क लग जाता है, और करंट लग गया, अरे करंट। ऐसा होता है कई बार घरों में यार, ऐसा कई बार घरों में ऐसा देखा गया है। या मान लीजिए आपने रेफ्रिजरेटर पे हाथ लगाया और झटका लग गया, अरे मम्मी करंट लग गया, ऐसा होता है।
तो ये सब क्यों होता है? ये सब होता है कि उस घर में प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, यानी वहां उस घर में जो लाइट की फिटिंग हुई है उस लाइट की फिटिंग में प्रॉपर अर्थिंग नहीं हुई, इसलिए होता है। क्या होता है, अर्थ जो हमारा है, जो हमारी जमीन है, जो हमारी धरती माता है, इसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी है। इनफाइनाइट कैपेसिटी मतलब ये कितना भी चार्ज ले सकता है और कितना भी करंट ले सकता है। अब जैसे मान लो हमारे घर में 6 एम्पियर करंट आ रहा है। कितने एम्पियर करंट आ रहा है? 6 एम्पियर। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कूलर को चाहिए था 5 एम्पियर चलने के लिए, तो कूलर में 6 एम्पियर करंट घुस गया, उसको चाहिए था 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर तो ले लेगा चलने के लिए। कूलर चल रहा है बढ़िया, कूलर बढ़िया चलेगा। अब जो उस पर 1 एम्पियर एक्स्ट्रा बच गया, जो उस पर 1 एम्पियर एक्स्ट्रा बच जाता है, तो जैसे ही हमने हाथ लगाया वो 1 एम्पियर हमारी बॉडी में घुस गया। और वो 1 एम्पियर जब हमारी बॉडी में घुस गया तो हमारी बॉडी को जर्क लग गया, झटका लग गया, जिसके कारण हम कहते हैं ओ मम्मी करंट लग गया, ओ मम्मी ऐसा हो गया, ऐसा कहते हैं यार। तो ये होता है प्रॉपर अर्थिंग ना होने के कारण। अब अर्थिंग करते कैसे हैं साहब? अर्थिंग करने के लिए जमीन में गड्ढा खोदा जाता है। जब मकान बनाते हैं ना, जब मकान बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तो उसमें प्रॉपर फिटिंग के लिए जमीन में गड्ढा खोदते हैं। 15-20 फुट जमीन में गड्ढा खोदते हैं। फिर वहां लोहे की एक बड़ी रॉड डाली जाती है, कॉपर की रॉड, कॉपर यू नो कॉपर की एक बड़ी रॉड डालते हैं, उससे तार जोड़ते हैं और उस तार को अपन घर में सप्लाई करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घर में 3 तार आते हैं, 3। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ 3 तार का, कि हमारे घर में 3 तार कैसे आते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ और उसमें तीसरे तार का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता। तो आप सभी ने देखा होगा कि घर में ना 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स। 2 में तो हम एक से तो न्यूट्रल होता है और एक वो मोटा पॉइंट होता है। आपने देखा ऊपर मोटा पॉइंट होता है। यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो देखो यार, ये बोर्ड देखो, ये दिख जाएगा, बोर्ड आ जाएगा, यहाँ तक आ रहा बोर्ड आ रहा है। देखो कोशिश करो, ये बोर्ड है, देखो जरा, ये बोर्ड देखो जरा, आप लोग बोर्ड देखो, दिख रहा है ये बोर्ड। अब इस बोर्ड के अंदर, अब आपको जब ये बोर्ड दिख रहा होगा तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये 2 पॉइंट तो होगा, एक न्यूट्रल और एक ये। और ये जो एक पॉइंट होता है ऊपर, ये होता है अर्थिंग का। तो जो एक्स्ट्रा करंट होता है इस अर्थिंग से जमीन के अंदर चला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अर्थिंग। अब घर में अर्थिंग करते कैसे हैं यार? अपने दिमाग में आता होगा घर में अर्थिंग कैसे करते हैं। तो बोर्ड पर देखो यार, घर में अर्थिंग कैसे करते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको कि जब घर बनाते हैं तो अर्थिंग होती कैसे है। बोर्ड पर देखो जल्दी से, हम अर्थिंग करते कैसे हैं। चलिए, तो हमें जरा अर्थिंग को समझते हैं कि अर्थिंग होती कैसे है। बोर्ड पर देखते हैं, ये देखो यार, एक प्रॉपर फिगर में आपको अर्थिंग का दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक अर्थिंग का तरीका ये होता है, ये एक अर्थिंग का तरीका होता है। आप देखोगे तो एक गड्ढा खोदा गया है, आप देखो गड्ढा खोदा गया है। इस गड्ढे में बहुत गहरा गड्ढा खोदा गया है। ये एक मोटा रॉड है कॉपर की, ये मोटर कॉपर की रॉड है, इससे वायर लपेटा हुआ है और ये वायर हमारे घर में आता है और वो जो 3 पिन वाला सॉकेट होता है उसमें जगह जगह पर सप्लाई होता है। तो एक अर्थिंग करने का तरीका तो ये है, ये मॉडर्न तरीका है। इसमें सीधे एक मोटी रॉड डाल देते हैं ज़मीन के अंदर और उससे एक ऐसा कर लेते हैं। एक तरीका और होता है अर्थिंग का, उस दूसरे तरीके को देखो। वो अर्थिंग का दूसरा तरीका क्या होता है? आजकल ये वाला तरीका, पहले ये वाला तरीका यूज़ होता था, ये वाला तरीका पहले यूज़ होता था, ये वाला तरीका। इसके अंदर क्या होता है, जमीन में गड्ढा खोदा, जमीन में हमने गड्ढा खोद दिया यार बड़ा। अब इसके अंदर वही कॉपर का पाइप डाल दिया, साथ में कुछ केमिकल्स और डाल देते हैं, साथ में कुछ केमिकल्स धरती के अंदर और डाल देते हैं, जिससे ये अर्थिंग के अंदर चला जाता है, तो प्रॉपर अर्थिंग हो जाती है। तो जब भी हम हाउस बनवाते हैं, जब भी हम घर बनवाते हैं, ये इस तरह का काम हमें कराना होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आप हेडिंग डाल दो अर्थिंग, EARTHING। और अर्थिंग एक सेफ्टी डिवाइस होती है। अर्थिंग एक क्या होती है? सेफ्टी डिवाइस होती है घर में करने के लिए। तो हम सेफ्टी के लिए अर्थिंग की जाती है। तो लिखो अर्थिंग, लिखो EARTHING, अर्थिंग, फटाफट देखो। अर्थिंग इज डन फॉर सेफ्टी मेजर्स, अर्थिंग इज डन फॉर सेफ्टी मेजर्स,
अर्थिंग जो की जाती है वो सेफ्टी मेजर्स के लिए की जाती है। अर्थिंग इज डन फॉर सेफ्टी मेजर्स। ये अपन को लिखना होगा, लिखो अर्थिंग इज डन फॉर सेफ्टी मेजर्स। द अर्थ वायर which has an insulation of green color ये अपन को इतना लिखना है यार। इसको फटाफट लिख लो जल्दी से। चलो यार, इतनी बात अपन को लिखनी है। अर्थिंग इज डन फॉर सेफ्टी मेजर्स। द अर्थ वायर विच हैज एन इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर is usually connected to metal plate deep in the earth, is usually connected to metal plate deep in the earth near the house, near the house। मैं बोलता भी जा रहा हूँ जिससे आपको ऑल क्लियर हो जाए। तो अर्थिंग इज डन फॉर सेफ्टी मेजर्स। द अर्थ वायर which has an insulation of green color is usually connected to metal plate, is usually connected to metal plate डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। बात को लिखते चलना। तो अर्थिंग इज डन फॉर सेफ्टी मेजर्स, बोर्ड पर लिखा है, आप बोर्ड से भी लिख सकते हैं, मैं बोलता भी जा रहा हूं। द अर्थ वायर विच हैज एन इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। उसको हाउस के बगल में कर देते हैं, फुल स्टॉप। दिस इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर, this is used as a safety measure especially for those appliances, this is used as a safety measure especially for those appliances that have metallic body, this is used as a safety measure especially for those appliances that have metallic body, for example electric press, toaster, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर एसेट्रा। यहाँ पर ये जनरली जरूरी पड़ती है। दिस इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेज डेट हैव मेटेलिक बॉडी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर एसेट्रा, फुल स्टॉप। द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। मेटेलिक बॉडी को अर्थ वायर से कनेक्ट करते हैं। द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर which have low resistance conducting path, which have low resistance conducting path, which have low resistance conducting path। यहां पर ये जो एक शब्द है लो रेजिस्टेंस, इसको जरा अंडरलाइन कर लेना, ये अभी समझाता हूं। The metallic body which is connected to the earth wire which have low resistance conducting path for the current, full stop। Thus it ensures that any leakage of current to the metallic body, thus it ensures that any leakage of current to the metallic body of the appliances keep its potential to that of the earth and the user may not get severe shock। तो ये पूरा अर्थिंग की बात लिख लें। एंड द यूजर may not get the severe shock।
इसको पूरा लिख लें फटाफट जिनका रह गया है। चलो यार, आपने इतना लिख लिया होगा। अब मैं यहाँ पर एक दूसरी बात समझा रहा हूँ, उस बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी बात क्या है, उस दूसरी बात को पहले समझने की जरा कोशिश करिएगा। इधर देखना यार, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको समझानी है। ये प्लग देखो यार, ये प्लग ध्यान से देखो, ये प्लग, ये सबको प्लग दिख रहा है। इसमें एक ये प्लग है पतला, एक दूसरा ये है, तो एक न्यूट्रल का हो गया मान लो, और एक हो गया उसका फेस का हो गया मान लो, और ये अर्थिंग का होता है मोटा वाला। तो आपने कभी गौर किया है, कभी ध्यान लगाया कि जो अर्थिंग वाला होता है ये मोटा क्यों होता है? ये ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, भाई फिजिक्स पूरी पढ़ा करो, कि ये जो अर्थिंग वाला, भाई ये दोनों पतले हैं, तीनों एक से होने चाहिए थे, नहीं, लेकिन होता क्या है कि अर्थिंग वाला मोटा होता है। तो सवाल है कि जो अर्थिंग, ऐसी आप प्लग देखना अपना, कोई भी आप पिन देखना, तो जो अर्थिंग वाला प्लग होगा वो मोटा होता है। तो ये मोटा क्यों होता है यार? कभी सोचा है कभी ये मोटा क्यों होता है, ये अर्थिंग वाला मोटा क्यों होता है? तो ये अर्थिंग वाला यार मोटा इसलिए होता है, ध्यान से समझो, आपको याद होना चाहिए कि मोटा है इसका मतलब इसका एरिया क्या है। बात को समझो, अगर ये मोटा है तो भाई इसका एरिया क्या होगा? भाई कोई चीज़ मोटी है तो एरिया क्या होगा? मोर। आपको याद हो एरिया क्या होगा? मोर होगा यार, एरिया हो गया ज़्यादा। और आपको कुछ याद हो, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इलेक्ट्रिसिटी याद है, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब एरिया ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा यार। और आप देखो, जब वो लैंग्वेज में लिखा रहा था तो वहाँ पर मैंने अंडरलाइन कराया था, मैंने कहा था ये बात ज़रूरी है समझना कि इसका रेजिस्टेंस कम होता है, ये बात बहुत ज़रूरी होती है समझना। तो इसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो दिस शुड बी क्लियर, इसीलिए ये मोटा होता है। तो यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, एक एक प्रैक्टिकली सोचा करो चीज़ों को। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो समझने के लिए टॉपिक है वो है जो घर में वायर आता है उसकी फिटिंग कैसे होती है। तो हेडिंग डाल दो आप जल्दी से, फटाफट हेडिंग डाल दो, जल्दी से आप हेडिंग डाल दीजिए। सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हेडिंग डाल दीजिए। सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है इसका डायग्राम बनाने को आता है। तो हमें इसका सिस्टमेटिक डायग्राम चाहिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो ये हेडिंग डाल दो, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है इसका हमें डायग्राम देखना है, इसका डायग्राम साहब कैसा होता है। अब अपन इसके डायग्राम की बात करते हैं, इसके डायग्राम को देखने की बातों को समझते हैं कि अल्टीमेटली घर में जो लाइन आती है डोमेस्टिक सर्किट, उसका डायग्राम कैसा होता है, इसको समझने की ज़रा कोशिश करते हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक डायग्राम देखोगे घर में जो आता है तो वो कुछ ऐसा होता है। बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से, देखो यार, घर में जो वायर्स आएंगे ये तो आए मेन लाइन से दो तार, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। बोर्ड पर देखते चलना, ये आते हैं मेन खंबे से, मेन पोल से। एमपीईवी देती है हमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। यहाँ मेन फ्यूज लगता है, फ्यूज केवल लाइव वायर में लगता है, देखो ये मेन फ्यूज लग रहा है, ठीक है। और ये हमारा घर की शुरुआत हो गई, ये जमीन में अर्थिंग हो रही है, देखो ये अर्थ का कनेक्शन हो रहा है, दिख रहा है ये अर्थ का कनेक्शन है, ये अर्थ का कनेक्शन हो गया, ये हमारा लग गया। फिर ये अर्थ का वायर यहाँ से हमारे घर में आ गया,
ये जमीन, ये हमारा घर है, हमने घर में अर्थिंग कराई, अर्थ का वायर हमारे घर में आ गया, ये मेन स्विच है, ये मेन स्विच है। और यहाँ से अलग अलग सप्लाई हो जाती हैं। ऐसी सप्लाई क्यों, पैरेलल में होते हैं कनेक्शंस। तो घर की जो फिटिंग होती है उसके अंदर जो एमपीवी है वो हमें दो तार देता है, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, ये दो तार दे रहा है यार। इसके यहाँ पर मेन फ्यूज़ लगा देते हैं हम, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, मेन फ्यूज़ लगा देते हैं यार। ये यहाँ से ये मेन मोटर होता है, ये मेन मोटर होती है। मेन मोटर मतलब मेन मीटर कह सकते हो आप, मेन मीटर कह सकते हैं इसको। मोटर नाम देना इसको गलत है, इसको हम कर देते हैं इलेक्ट्रिक मीटर कह सकते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक मीटर। ये इलेक्ट्रिक मीटर है, अपना मेन मीटर है ना। और यहीं पर अपन ने ये अर्थिंग कर दी, ये अर्थिंग घर से चली, घर में चली गई यार, ये मेन स्विच है, इस तरह से अर्थिंग हो जाती है। तो फटाफट इसको बना लो यार जल्दी से। तो फटाफट ये ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए, कहाँ गया डायग्राम, बनाइए जल्दी से। तो फटाफट ये ब्लॉक डायग्राम बना लो फास्ट।
चलो यार, अब लिखो सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ, ये हो गया आपका सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अंदर ये कुछ लाइनें भी लिखनी है, कुछ लाइनें भी लिख लो फटाफट। ये जल्दी से कुछ लाइनें भी लिख लें, ये कुछ लाइनें हमें लिखनी है, जल्दी से लाइनों को लिख लें। चलो जल्दी से लाइन लिखो फटाफट। इन आवर हाउसेस वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू मेन सप्लाई, ये सब लिखना है। वन ऑफ द वायर इन द सप्लाई इज यूजली विथ रेड इंसुलेशन कवर, इट इज कॉल्ड लाइव वायर, उसको लाइव वायर बोलते हो, पॉजिटिव वायर। एनदर वायर विद ब्लैक इंसुलेशन इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। इन अवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट्स, लिखने की चीज है। एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस दीज वायर पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू ए मेन फ्यूज, जो भी समझाया था। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस, दीज वायर्स में सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस। The earth wire which has an insulation of green color is usually connected to metal plate deep in the earth near the house। तो ये सब बातें भी अपन को इसमें लिखनी है, तो सारी बातों को भी फटाफट लिख लो फास्ट।
चलो हो गया होगा, लिख लिया। चलिए, तो इतनी बातें समझ में आ गई, इतना आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम वापस जरा उस पर आते हैं यार। एक दो बच्चों का कहना है कि सर हमें वो सिस्टमेटिक डायग्राम जरा दोबारा समझा दो। तो जरा पहले अपन सिस्टमेटिक डायग्राम पर आ जाते हैं। एक मिनट रुको, जरा इसको बंद कर दें। हाँ, ये हम अपने सिस्टमेटिक डायग्राम पर दोबारा आ गए। एक दो बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर जरा एक बार सिस्टमेटिक डायग्राम को दोबारा समझा दीजिए बोर्ड पर। देखो यार, इस सिस्टमेटिक डायग्राम में हो क्या रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। व्हाट वी आर डूइंग इन दिस सिस्टमेटिक डायग्राम। दो तार, बेटा ध्यान से सुन, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर एमपीवी हमें देती है। ये दो तार हमारे घर में आ गए यार। लाइव वायर में फ्यूज वायर लग गया। ये दोनों तार हमारे मीटर तक चले गए। ये मेन मीटर होता है ना जिससे बिजली हम जोड़ते हैं, और उस मेन मीटर तक एक अर्थिंग आती है, जमीन में गड्ढा खोद के तार आता है, ये हमें देना होता है। ये हमें एमपीवी देती है, और ये वाला जो अर्थिंग है जमीन से, ये एमपीवी हमें दे रही है। ये बात पता होनी चाहिए। अब इसके बाद ये मेन स्विच लगा है, ये अर्थिंग तो डायरेक्ट जाती है, बिना स्विच के मेन स्विच लगा, ये घर में पैरेलल कनेक्शंस हो जाते हैं। तो इसमें मुझे बताओ कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? क्या ये बातें सब समझ में आ गई? और मुझे लग रहा है समझ में आ ही गया होगा, इसमें कुछ समझने को है नहीं यार, ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं है जो आपको समझने के लिए इसमें ऐसा होगा। ठीक है यार, अब आ जाओ फटाफट जल्दी से। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग ऑफ दी वायर्स, हेडिंग डाल दो। कलर कोडिंग, एक्चुअल में हमारे घर में जो आते हैं ना तार, उसके अलग अलग कलर होते हैं। तो कलर कोडिंग, COLOUR, कलर कोडिंग ऑफ वायर्स। आपने देखा होगा जो वायर्स होते हैं स्टैंडर्ड, वो अलग अलग रंग के होते हैं। तो कौन सा रंग किसको रिप्रेजेंट करता है ये हमें सीखना है। तो कलर कोडिंग ऑफ वायर्स। अब क्या होता है, जो हमारा लाइव वायर होता है, लाइव वायर, जो हमारा लाइव वायर होता है वो जनरली लाल रंग का होता है। जो हमारा लाइव वायर होता है, लाइव लाइव वायर जो होता है वो जनरली आप देखो रेड कलर का होता है। अब याद रखने का तरीका क्या है, रेड कलर मतलब डेंजर। आप देखो यहाँ भी खतरा लिखा होता है, यहाँ डेंजर लिखा होता है, यहाँ भी कोई खतरा होता है, वहाँ पर लाल निशान बनाया जाता है। तो जो लाइव वायर है वही वायर सबसे खतरनाक है, इसीलिए उसको रेड रंग का देते हैं। बात समझ गए। जो न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल, जो न्यूट्रल वायर आता है वो जनरली ब्लू या ब्लैक होता है। ब्लू भी होता है और कुछ लोग ब्लैक भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो अर्थिंग वाला तार होता है, जो अर्थ वाला वायर होता है, वो वायर भाई साहब ग्रीन कलर का होता है। तो ये दिमाग में हमारे फीड हो जाना चाहिए। लाइव वायर रेड रंग का, न्यूट्रल वायर ब्लू या ब्लैक कलर का, और अर्थ वाला वायर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए। तो कलर कोडिंग ऑफ वायर्स में लिखना है लाइव वायर लाल रंग का, न्यूट्रल वायर ब्लू या ब्लैक चलेगा, अर्थ वाला जो वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी बात पर, आखिरी बात आज की, प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब हम घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो हेडिंग डाल दो प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, और उससे पहले ये डाल दो हजार्ड्स और डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले हेडिंग ये डाल दो डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी से। तो पहले तो ये हेडिंग डाल दो डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या खतरनाक काम होते हैं, हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जल्दी से पहले ये डाल दे हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में लिखेंगे हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में लिखो
इफ ए पर्सन टचेस अ लाइव वायर देन नो लाइफ विल बी देयर। देखो पहले मैं समझा देता हूं क्या लिखना है उसमें। हम उसमें लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो, किस में लिख रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम लिख रहे हैं इसके अंदर हजार्ड्स और डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। पहला डेंजर, पहला खतरा ये है कि इफ ए पर्सन टचेज अ लाइव वायर देन नो लाइफ विल बी देयर, लाइफ खत्म। अगर कोई भी व्यक्ति गलती से जिंदा तार को पकड़ लेगा तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो ये समझ लो यार। और दूसरा खतरा ये है कि शॉर्ट सर्किट कैन डैमेज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये दो खतरे होते हैं, जल्दी से लिख लो। पहला खतरा तो ये है कि पर्सन अगर लाइव वायर को टच कर लेगा तो नो लाइफ विल बी देयर। अगर हम लाइव वायर को टच कर लें तो लाइफ खत्म हो जाती है। शॉर्ट सर्किट से क्या क्या होता है ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। वो प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं हमें वो समझना है। तो प्रिकॉशंस होते हैं यार, ये देखो पहली बात सुनो। पहला प्रिकॉशन ये होता है, ये अपन को 6 प्रिकॉशंस लिखने हैं। तो पहला प्रिकॉशन है, अगर कोई भी व्यक्ति गलती से लाइव वायर पकड़ ले, कोई भी व्यक्ति अगर गलती से लाइव वायर पकड़ ले तो तुरंत मेन स्विच को बंद कर दो। हम गलती क्या करते हैं, किसी को करंट लग गया, वो चिपक गया, चू चू कर रहा है, हम जाएंगे छो छुड़ाने लगते हैं, अरे आजा आजा मेरा दोस्त, तो हम भी चिपक जाते हैं यार। तो ऐसी गलती नहीं करनी है यार। तो सबसे पहले अगर कोई पर्सन गलती से लाइव वायर को पकड़ लेता है तो मेन स्विच को बंद कर दो। दूसरी बात, प्रॉपर अर्थ के कनेक्शन होने चाहिए, हम घर में प्रॉपर अर्थ के कनेक्शन करें। तीसरी बात, फ्यूज वायर को अच्छी तरह से लगाना चाहिए प्रॉपर मैनर में। चौथी बात, जो वायर है वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए, ख़राब क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पांचवा, व्हेन एवर एनी वर्किंग इज़ टू बी डन, जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई भी वर्किंग करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, रबर शूज़ पहनने चाहिए, इस तरह के काम करने चाहिए। जल्दी से ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लें फटाफट, फास्ट।